नमस्कार दोस्तों, इस निष्पत्ति के इस तीसरी वीडियो में आप सबका स्वागत। पिछली दो वीडियो में हमने भरत मुनि के रस सूत्र के दो व्याख्याता भट्टलोलट और शंकुक के बारे में, उनके उत्पत्तिवाद और अनिमितिवाद के बारे में हमने चर्चा की। आगे हम भट्टनायक के भुक्तिवाद के बारे में हम चर्चा करेंगे। भुक्तिवाद क्या है? तो रस निष्पत्ति क्या है? रस निष्पत्ति में रस सूत्र क्या है? विभाव अनुभाव विचारी संयोगार्ध रस निष्पत्ति। तो इनमें भट्टलोलट ने निष्पत्ति के लिए उत्पत्ति माना और संयोग के लिए संबंध माना। शंकुक ने निष्पत्ति के लिए अनिमिति माना, संबंध के लिए अनुमाप्य अनुमापक संबंध माना। भट्टनायक ने क्या, भट्टभुक्तिवाद में उन्होंने क्या कहा है ये हम देखेंगे। भट्टनायक ने निष्पत्ति के लिए भुक्ति कहा, संयोग के लिए भोज्य भोजक संबंध कहा। भुक्ति माने वो भोगने वाली वो जो रीति जो है वो भुक्ति है। भोज्य भोजक संबंध वो क्या है हम आगे देखेंगे। भट्टनायक के अनुसार रस की न तो उत्पत्ति होती है, न अनुमिति होती है और न अभिव्यक्ति होती है। उनके अनुसार रस की प्रतीति होती है। किसके आधार पर? अपने अनुभव और स्मृति के आधार पर रस की प्रतीति होती है। प्रतीति माने फील। रस की अनुभूति होती है, उसका उनका तात्पर्य वो है। न तो उत्पत्ति होती है, न अनुमिति होती है, न अभिव्यक्ति होती है, बल्कि रस की प्रतीति होती है अपने अनुभव और स्मृति के आधार पर। और एक बार उन्होंने फिर से एक बात कही है, वो ये है कि उनके अनुसार शब्द के तीन व्यापार है। शब्द शक्ति में आपने शब्द के तीन व्यापार पढ़ा, वो कौन कौन से हैं? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। लेकिन भट्टनायक ने तीन व्यापार ही माना, अभिधा, भावगत्व और भोजगत्व। तो इन तीन व्यापार द्वारा हम रसानुभूति तक कैसे पहुंचेंगे हम देखेंगे। देखिए, जैसे कि हम कोई सिनेमा देखते हैं, नाटक देखते हैं, अगर उसकी भाषा हमारी समझ में नहीं आए तो रसानुभूति तक पहुंच, उसका आस्वादन करने में दिक्कत होती है। सिनेमा में हम सबटाइटल्स देखकर उसका आस्वादन कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत जरूर है। तो इसका अर्थ है कि अभिधा द्वारा यानी शब्दार्थ का बोध होना सबसे प्राथमिक आवश्यकता है। तो ये तीन व्यापार द्वारा काव्य का आस्वादन कैसे संभव है ये हम देखेंगे। तो देखिए, अभिधा द्वारा काव्यार्थ का बोध होता है। कोई कविता हो, कोई कहानी हो, नाटक देख रहे हो, तो अभिधा द्वारा हमें उसका अर्थ का बोध होता है। फिर दूसरा व्यापार है भावगत्व व्यापार। भावगत्व व्यापार द्वारा स्थायी भाव और विभाव आदि देश काल व्यक्ति से संबंध न होकर साधारण रूप धारण कर लेता है। यानी कि विभाव यानी अगर राम है तो राम एक साधारण व्यक्ति बन जाते हैं। वो उस देश काल व्यक्ति से, या कि रामायण यहाँ के लोग देख रहे हैं, अगर कोई पाश्चात्य स्वदेशों में कोई देख रहे हैं, उन सबके मन में एक ही भाव पैदा हो जाता है। राम के साथ साथ वो समान रूप से संचरण करते हैं। राम के भाव उनके अपने भाव हो जाते हैं। तो वो देश काल और व्यक्ति से संबंध न रहकर साधारण रूप धारण कर लेते हैं। इसे साधारणीकरण भी कहते हैं, क्योंकि पात्र का भाव हमारा भाव बन जाता है। यहाँ देश काल की सीमा नहीं है। रामायण का राम आज भी राम की कहानी कहेंगे तो हमारे आंखों में आंसू आ जाएंगे, कभी हमारी आंखों में उत्साह आ जाएगा। तो इस तरह राम का पात्र देश काल की सीमाओं से मुक्त हो जाती है और उसी तरह वो साधारण रूप धारण कर लेता है। साधारणीकरण क्या है वो हम आगे देखें। फिर तीसरा व्यापार क्या है? भोजगत्व व्यापार। ये आप ध्यान से देख लीजिए, यहीं पर उन्होंने क्या कहा है? सामाजिक यानी कि सहृदय रस का भोग और रसास्वादन प्राप्त करता है। तो अभिधा द्वारा सबसे पहले सामाजिक काव्यार्थ का अर्थ ग्रहण करता है, फिर भावगत्व व्यापार द्वारा वो ये जो काव्य में जो पात्र है उनके साथ चलकर सवे उसे साधारण रूप वो धारण कर लेता है
और फिर भोजकत्व व्यापार द्वारा सामाजिक रस का आस्वादन कर लेता है। देखिए, भट्टनायक ही पहला आचार्य है जिन्होंने रस सूत्र की व्याख्या में सामाजिक को स्थान दिया है। यानी सामाजिक की दृष्टि में, सहृदय की दृष्टि में रस सूत्र की व्याख्या करने वाला पहला आचार्य भट्टनायक है। इसके लिए ही उन्होंने साधारणीकरण सिद्धांत रखा है। ये साधारणीकरण सिद्धांत की बहुत ही महत्व है, वो इसलिए हम सबसे पहले साधारणीकरण क्या है वो देखेंगे। साधारणीकरण में सहृदय अपने सामान्य मानवीय हृदय द्वारा, यानी कि अपने हृदय द्वारा विभाव आदि को मानवीय रूप में ग्रहण करता है। आगे समझ में बताती, यानी कि चाहे वो मूल पात्र राम हो, कृष्ण हो, या हमारे इर्द गिर्द होने वाले कोई कृषक हो, या कोई दफ्तर में काम करने वाले सिपाही हो, कोई भी हो, प्रेम कहानी ही होती है। अगर इन सबकी प्रेम कहानी बताते वक्त हमारे मन में जो भाव उठता है वो समान भाव होता है। राम का प्रेम अलग, कृष्ण का प्रेम अलग, दुष्यंत का प्रेम अलग, हमारे चारों ओर दिखाई देने वाले पात्रों का प्रेम अलग, ऐसा नहीं है। प्रेम एक ऐसा विकार है जो सभी देश के सभी लोगों के मन में समान रूप से होता है। उसी तरह भाई, हमें भय लगता है, किसी और को भय नहीं लगेगा क्या? सभी को भय लगेगा। तो ये सामान्य, तो इसलिए कथा पात्र को देखकर या कोई नाटक देखते वक्त उसके पात्रों को देखकर सहृदय अपने हृदय द्वारा उनको मानवीय रूप में ग्रहण करता है। विभाव आदि को, मानी कि बोला आलंबन को मानवीय रूप में ग्रहण करता है, साधारण मानव के रूप में। वो पात्र, मूल पात्र किसी देश और काल की सीमाओं से मुक्त होकर सार्वदेशिक और सार्वकालिक हो जाता है। तो किसी भी देश की प्रेम कहानी हो, हमारे मन में एक ही भाव पैदा हो जाता है, प्रेम। उदाहरण देख लीजिए। देखिए, राधा कृष्ण की प्रेम कहानी पौराणिक कहानी है, पौराणिक पात्र है, और दूसरा है रोमियो जूलियट प्रेम कहानी, आधुनिक पात्र है। तो काल अलग अलग है। दूसरा, भारतीय संस्कृति के अनुसार लिखी गई है, भारतीय संस्कृति के पात्र है कृष्ण और राधा। पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार लिखा गया है रोमियो और जूलियट। तो ये आधुनिक है, आधुनिक काल में लिखा गया है, और ये पौराणिक पात्र है, कल्पित पात्र है सभी। तो लेकिन इन दोनों की प्रेम कहानी में जो विरह है, उससे हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इनको हम अब जैसे कि साधारण व्यक्ति के रूप में हम अपना लेते हैं। इनका दुख हमारा अपना दुख बन जाता है, सामाजिक अपना दुख बन जाता है, सामाजिक के अपने दुख बन जाते हैं। और इनकी कहानी सुनते वक्त या इनके कहानी से संबंधित कोई नाटक देखते वक्त हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि ये भारतीय है, ये पाश्चात्य है, तो वहां वो देश की सीमा नहीं रहती, और उसी तरह काल की सीमा भी नहीं रहती। राधा और कृष्ण हो या रोमियो और जूलियट हो, सहृदय इनको मानवीय रूप में ही ग्रहण कर लेता है। ये पात्र देश और काल की सीमाओं से मुक्त है। इन विभाव आदि का जैसे कि साधारणीकरण, यानी कि नाटक देखते वक्त या काव्य पढ़ते वक्त जैसे मूल पात्रों का जो रूप जो है, मूल पात्रों का जो भाव जो है वो हमारे अपने बन जाते हैं। सहृदय पाठक सामाजिक उन्हें अपने बीच के कोई व्यक्ति के रूप में अपना लेता है। उनका भाव उनका अपना होता है, उनके साथ साथ वो संचरण करता है, एक तरह से तादात्म्य स्थापित कर लेता है। यही साधारणीकरण है। तो साधारणीकरण द्वारा सहृदय पाठक को रसावस्था तक पहुंच जाने में साधारणीकरण की सहायता करता है। अब हम देखेंगे भुक्तिवाद का सारांश क्या है। भट्टनायक ने अपने भुक्तिवाद में कहा है, अभिधा द्वारा काव्यार्थ का बोध होता है, भावगत्व व्यापार द्वारा विभाव आदि का साधारणीकरण होता है, सामाजिक विभाव आदि को सामान्य जन मानने लगता है, फिर भोजगत्व व्यापार द्वारा ये सामाजिक रसास्वादन प्राप्त करता है। यानी कि
रसास्वादन प्राप्त करने वाला कौन है, रस की अनुभूति करने वाला कौन है, सामाजिक यानी कि सहृदय। जबकि उत्पत्तिवाद में रस की स्थिति अनुगार्य में मानी और अनुमितिवाद में अनुकर्ता में मानी, लेकिन भट्टनायक ने कहा साधारणीकरण द्वारा ये जो सामाजिक जो है, सहृदय जो है, वो रसास्वादन प्राप्त करता है। तो साहित्य में रस आस्वादक की दृष्टि से रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाला पहला आचार्य है भट्टनायक। अब भुक्तिवाद की भी आलोचना। सबसे पहले भुक्तिवाद की आलोचना अभिनव गुप्त ने की। अभिनव गुप्त ही इसके चौथे व्याख्याकार हैं। उन्होंने कहा ये जो भावगत और भोजन में भोजगत्व व्यापार को वे नहीं मानते, उन्होंने इसे व्यंजना के अंतर्गत मानते हैं और भोजगत्व व्यापार ऐसा कोई व्यापार नहीं है, व्यंजना के अंतर्गत ही इसे रखना है। व्यंजना माने हमने जो शब्द शक्ति में जो पढ़ा है, साहित्य में गूढ़ अर्थ जो छिपा हुआ है वो व्यंजना के अंतर्गत आ जाते हैं। तो भोजगत्व व्यापार माने उसका रस, वो रस भी इसी तरह निहित है, गूढ़ रूप में निहित है साहित्य सृष्टियों में, तो वो व्यंजना के अंतर्गत ही भोजगत्व व्यापार माना। अभिनव गुप्त के अनुसार विभाव आदि का नहीं, सहृदय का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण विभाव आदि का नहीं, सहृदय का ही साधारणीकरण होता है। भट्टनायक का उद्देश्य तो वही होगा, लेकिन उन्होंने अपने ग्रंथ में विभाव आदि का साधारणीकरण कहा, यानी कि राम आदि का साधारण। लेकिन यहाँ अभिनव गुप्त ने कहा साधारणीकरण यानी कि वो सहृदय का होता है, सहृदय ही उनको अपना मान लेता है, अपना कोई मान लेता है, तो इसलिए वहां साधारणीकरण सहृदय का होना चाहिए ही भुक्तिवाद की आलोचना है। लेकिन रस सूत्र की व्याख्या में भट्टनायक की उपलब्धि साधारणीकरण सिद्धांत है। उन्होंने ही ये जो देश काल की सीमाओं से मुक्त होकर पात्रों को अपनाने की बात कही, उन्होंने ही सबसे पहले सहृदय की दृष्टि से रसास्वादन की बात कही। इसलिए भट्टनायक के भुक्तिवाद रस सूत्र की व्याख्या में हम कह सकते हैं मील का पत्थर है। उन्हीं के आधार पर आगे की व्याख्या जो है अभिनव गुप्त की व्याख्या भी आ गई है। तो वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।